हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बिलियन। क्या जिसका नाम है बिलियन। और आज के क्लास में ये जो बिलियन चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने भी VVI सब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी का विस्तार पूर्वक डिटेल्स पूर्वक अध्ययन करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे निर्देश हम लोग पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या दिया गया है कि 2011 से 2024 तक पूछे गए सभी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे 2011 से 2024 तक जो भी प्रश्न पूछा गया सभी का अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। और आपको देखिए से क्वेश्चन कोई भी रहता है तो उसका आंसर किस तरह से लिखना है, कितना शब्द में लिखना है, एक बेहतर आंसर जो होता है क्या होता है उस पर विशेष फोकस किए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए, यदि आप बेहतर नंबर लाना चाहते हैं या 90% या 95% अंक लाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क करने का कहने का मतलब आप क्या कीजिए कि कम समय में ज़्यादा मार्क्स की पढ़ाई कीजिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहला है कि आप लोग चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन को तैयार कीजिए। क्या चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन को तैयार कीजिए और उसके साथ ही साथ प्लस में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कीजिए। क्या कीजिए, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कीजिए। और यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपको 90% अंक जरूर आएगा एग्जाम में। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। क्या सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि किसी घोल की मोलरता एवं मोललता में अंतर समझाइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी घोल की मोलरता एवं मोललता में क्या करना है, अंतर को बताना है, जो कि 2015 में पूछा गया है। क्या 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी घोल की मोलरता और मोललता में क्या करना है, अंतर बताना है। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी क्वेश्चन रहे तो आपको उसका आंसर देना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में 2 पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, एक ब्लू पेन और दूसरा का क्या है, ब्लैक पेन। तो आप क्या कीजिएगा, ब्लैक पेन से यहाँ उत्तर लिख दीजिएगा। क्या ब्लैक पेन से उत्तर लिखिएगा, उसके बाद ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि किसी घोल की, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कर लीजिएगा, घोल, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्या यहाँ घोल कर लीजिएगा कि किसी घोल की मोलरता एवं मोललता में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। क्या किसी घोल की मोलरता एवं मोललता में प्रमुख जो अंतर है निम्नलिखित है। तो सबसे पहला आप क्या कीजिएगा, हेडिंग बना दीजिएगा। क्या हेडिंग बना दीजिएगा, मोलरता। या आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए अंतर लिखने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है, आप लोग इस तरह से पेज में एक लाइन खींचिएगा, बीचों बीच एक तरफ मोलरता लिख दीजिएगा और एक तरफ मोललता लिख दीजिएगा। और दोनों में नंबर वाइज इस तरह से कर करके क्या कीजिएगा, अंतर को स्पष्ट कीजिएगा। यहाँ पर हम सिंपल में लिख दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बनाएं। हेडिंग क्या बनाएं, मोलरता। तो मोलरता क्या है माय डियर स्टूडेंट कि 1 लीटर के बिलियन में, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब इसके कैपिटल M के द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद क्या लिखना है कि इसका मात्रक, मतलब इसका SI मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। क्या मोल प्रति लीटर होता है, इतना लिख दिए। उसके बाद दूसरा यहाँ पे टर्म क्या था, तो दूसरा यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया था क्या है कि मोललता। क्या मोललता। तो मोललता क्या है, तो 1 किलोग्राम बिलियन में, क्या 1 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या मोललता कहते हैं। और फिर इसमें भी 2 पॉइंट को आपको इंडिकेट कर देना है। इसे स्मॉल m के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे मोलरता को कैपिटल M के द्वारा सूचित किया जाता था, जबकि मोललता को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल m के द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब छोटा m के द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद इसका SI मात्रक, मतलब मोललता का जो SI मात्रक होता है मोल प्रति केजी होता है, जबकि हम लोग मोलरता का जो SI मात्रक देखे थे मोल प्रति लीटर देखे थे। और यदि आप इस तरह से इतना लिख देते हैं तो इसमें क्या है, 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया
गया था 2014 में, और उसके साथ ही साथ 2024 में भी पूछा गया है। क्या 2024 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोल प्रभाज की व्याख्या करें। क्या करें? मोल प्रभाज की व्याख्या करें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हम बताए हैं, यहाँ पे आंसर देना है, उसके बाद हेडिंग बना देना है मोल प्रभाज। क्या? मोल प्रभाज। क्योंकि क्या है कि आंसर लिखने के एक स्किल आपके पास होना चाहिए, और जब तक आप स्किल डेवलप नहीं कीजिएगा आपको एक बेहतर अंक नहीं मिलेगा। मतलब आप क्या है, फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हैं, लेकिन आप क्या टॉपर के श्रेणी में आना चाहते हैं या 95% 90% अंक लाना चाहते हैं, आपको क्या है कि राइटिंग स्किल को थोड़ा सा डेवलप करना होगा। तो यहाँ से हम क्या किए, टॉपिक बना दिए। उसके बाद लिखेंगे कि मोल प्रभाज को बताना है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है कि विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मोलों की संख्या। क्या? विलयन में जो उपस्थित, देखिए कोई भी विलयन रहेगा तो उसमें दो चीज़ें उपस्थित रहेगा, पहला रहेगा विलेय और दूसरा रहेगा विलायक, और दोनों की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा इंडिकेट करके, क्या है कि इसे x द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब मोल प्रभाज को x द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहा जाता है। क्या है कि मोल प्रभाज जो है उसे मोल अंश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखिएगा कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मतलब सीधा सा यहाँ समझा जाए कि मोल प्रभाज जो होता है उसका कोई SI मात्रक नहीं होता है। बस इतना पॉइंट में लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है। तो थोड़ा सा हम लोग व्याख्या कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या के हम रेड पेन का इस्तेमाल किए हैं। तो आप लोग तो एग्जाम में रेड पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ब्लैक पेन से यहाँ लिखना है व्याख्या, और इस तरह से अंडरलाइन कर देना। उसके बाद लिखना है कि माना, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्या कर दीजिएगा माना। क्या? माना कि बिलियन के दो घटक, क्या? माना कि बिलियन की दो घटक, क्या? बिलियन के दो घटक A और B है। क्या? A और B है। क्या? A और B है जिनके मोलों की संख्या, क्या? जिनके मोलों की संख्या क्रमशः Na तथा Nb है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, फिर भी आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक। और उसके बाद फिर क्या उतना लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यदि निकालना है कि A का मोल प्रभाज। तो A का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को हम लोग x से सूचित करते हैं, और A का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो इसके नीचे में A लिख देना है। अब बराबर में क्या हो जाएगा Na अब बटा Na अब प्लस में Nb। क्या? Nb। उसी तरह से अगला जो यहाँ है B का मोल प्रभाज। क्या? B का मोल प्रभाज। तो B क्या है? B जो है विलायक है। तो विलायक का जो मोल प्रभाज क्या होगा, जिसका मोल प्रभाज निकालना रहे तो Nb करके ऊपर में दे देना है, और दोनों को जोड़ करके नीचे में लिख देना है। मतलब Na अब प्लस Nb। ठीक है। उसके बाद यहाँ एक कंडीशन को और याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि XA प्लस XB। क्या? XA प्लस XB। XA कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, विलेय का मोल प्रभाज, और XB कहने का मतलब विलायक का मोल प्रभाज। क्योंकि क्या, विलेय को हम लोग A माने थे और विलायक को हम लोग B माने थे। मतलब विलेय और विलायक के दोनों के मोल प्रभाज को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या? 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ये संबंध दिया गया है, क्या यहाँ पे ये जो संबंध दिया गया है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे XA निकालेंगे। तो XA बराबर क्या हो जाएगा, इधर है प्लस में XB, तो 1 में क्या जाएगा, घट जाएगा। तो XA बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB। उसी तरह से यदि हमको XB निकालना है, जैसे कि यहाँ पे निकाले हैं, तो XA जो यहाँ है प्लस में, तो उधर चल जाएगा माइनस में, तो इसलिए यहाँ से हो गया 1 माइनस XB होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट यह भी प्रश्न है। क्योंकि क्या है कि जितना भी प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो भी है प्रश्न सबका सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न है 2018 में पूछा जा चुका है। क्या? 2018 में पूछा जा चुका है कि क्यों किसी तरल में, क्या क्यों किसी तरल में अउरणशील ठोस घोल
क्या अघुलनशील ठोस घोल यहाँ लिख दीजिएगा। घोल डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है। क्या वाष्प दाब में कमी आती है? तो इसका सिंपल सा छोटा सा आंसर यहाँ पे यही होगा कि जब किसी तरल में अघुलनशील ठोस घोल डाला जाता है, घोल ही कहिए या घोल कहिए, दोनों सेम ही है, घोल डाला जाता है तो विचलन के अणु, क्या विचलन का जो अणु होता है गैसीय अवस्था में जल्दी से नहीं पहुंचती है। क्या करती है कि गैसीय अवस्था में जल्दी से नहीं पहुंच पाती है, जिसके तरल का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्या? जिससे जो तरल का जो वाष्प दाब होता है कम हो जाता है। उसके बाद अगला जो चौथा प्रश्न है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको आप क्या कीजिएगा 2025 एग्ज़ाम के लिए ध्यान दीजिएगा। 2025 एग्ज़ाम के लिए इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। ऐसे तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बस आपको क्या करना है इंडिकेट करते जाना है। तो यहाँ पे क्या है, यह जो क्वेश्चन चौथा है 2019 में पूछा गया था, उसके साथ ही साथ 2020 में भी पूछा गया था और 2022 में पूछा गया था। इसका मतलब समझिए 2023 में नहीं पूछा, 24 में नहीं पूछा, 25 में लगता है ज़रूर पूछा जाएगा। क्या 25 में ज़रूर पूछा जाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसी तरह से आप प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करना चाहते हैं PYQ क्वेश्चन को, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। क्या आदर्श घोल और अनादर्श घोल क्या है, इसी का डिफिनेशन देना है। तो सिंपल है, यहाँ पे आंसर दिए और यहाँ पे हेडिंग बना करके लिख दिए आदर्श घोल। तो आदर्श घोल क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि वैसा घोल जो सभी तापमान और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम निश्चित रूप से पालन करता है, आदर्श घोल कहलाता है। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, अनादर्श घोल। क्या बोला है, अनादर्श घोल। तो इस तरह से हेडिंग बनाएंगे, क्या है इस तरह से हम लोग क्या करेंगे हेडिंग बनाएंगे अनादर्श घोल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे कि वैसा घोल जो सभी तापमान एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श घोल कहते हैं। मतलब देखिए कितना सिंपल है। आप लोग यहाँ पे क्या है जस्ट इसका उल्टा है। आदर्श घोल में क्या है कि वैसा घोल जो सभी तापमान और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श घोल कहते हैं। और अनादर्श घोल क्या है, जो पालन नहीं करता है, मतलब सीधा सा लिखे जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श घोल कहते हैं। इतना भी आप लिख दीजिएगा। आपका क्या है 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। उसके बाद इसी तरह से पांचवा जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा जा चुका है। क्या 2024 में पूछा जा चुका है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट आपको हमेशा हम सजेस्ट करते रहते हैं कि आप क्या कीजिए कि चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए और उसके साथ ही साथ जो टारगेट का मॉडल पेपर रहता है उसका सोल्यूशन कीजिए। और उतना आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 90% से 95% जरूर आएगा। क्या जरूर आएगा। तो चलिए पाँचवा जो क्वेश्चन है क्या है कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट का नियम लिखें। क्या करना है कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट का नियम को क्या करना है लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिए उत्तर दिए, उसके बाद हेडिंग बना देंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि राउल्ट ने 1886 में कुछ प्रयोगों के बाद विलेय एवं विलायक के बीच वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन दिया। क्या वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन दिया और इस संबंध को ही राउल्ट का नियम कहा जाता है। क्या इस संबंध को ही राउल्ट का नियम कहा जाता है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा आप पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और यहाँ से लिखेंगे राउल्ट के नियम अनुसार। क्या राउल्ट के नियम अनुसार राउल्ट क्या कहता है कि किसी तनु घोल में, क्या किसी तनु घोल में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है उस घोल में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज या खंड के बराबर होता है। क्या मोल प्रभाज या खंड के बराबर होता है। बस इतना आपको लिख देना है। उसके साथ ही साथ अगला क्वेश्चन को चलिए बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्या क्वथनांक का जो उन्नयन है उससे क्या समझते हैं, या क्वथनांक का उन्नयन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
हेडिंग बनाएंगे क्योंकि हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को एट्रैक्टिव, आंसर को एट्रैक्टिव बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग बना देंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्या, क्वथनांक का उन्नयन। और इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे कि जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय को डालते हैं, क्या करते हैं कि जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय को डालते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। क्या होता है कि उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें उस द्रव को और अधिक ताप देना होगा, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। यही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। बस इतना आपको लिख देना है, इधर उधर नहीं भटकना है, और 2 अंक के लिए इनफ है, पर्याप्त है। उसके बाद 7वां जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 2023 में नहीं 2019 में पूछा गया। क्या, 2019 में पूछा गया है और 2025 के लिए, क्या 2025 के लिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। तो क्या है कि प्रसरणी दाब को परिभाषित करें। क्या, प्रसरणी जो दाब है उसको परिभाषित करना है, उसका परिभाषा देना। तो उसी तरह से हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे और इसको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, राइट। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि प्रसरणी दाब का जो परिभाषा होता है क्या होता है। तो सिंपल सा सीधा सा परिभाषा है कि प्रसरण की प्रक्रिया में, क्या, प्रसरण की प्रक्रिया में विलायक के अणु को अर्धपरागमय झिल्ली से होकर विलयन में जाने से रोकने के लिए विलयन के तरफ से जो न्यूनतम दाब आरोपित किया जाता है उसे ही प्रसरणी दाब कहा जाता है। क्या, उसे ही प्रसरणी दाब कहा जाता है। बस इतना क्या करना, आपको लिख देना। बिल्कुल सटीक परिभाषा है और इसको याद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2022 और 2023 दोनों में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि समप्रसारी घोल किसे कहा जाता है। क्या, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, हेडिंग बना देना है कि समप्रसारी घोल। उसके बाद लिखना है कि वैसे घोल जिनके प्रसरण दाब समान होते हैं। क्या है माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान डिफिनेशन है कि वैसे घोल जिसके प्रसरण दाब जो होते हैं समान होते हैं, बराबर होते हैं, उन्हें समप्रसारी घोल कहा जाता है। क्या, समप्रसारी घोल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दीजिए, उदाहरण के लिए। क्या, उदाहरण के लिए। तो उदाहरण इसका क्या है, उदाहरण बिल्कुल आसान है कि सेल फ्लूइड और प्लांट सेल का घोल समप्रसारी घोल का सुंदर उदाहरण है। बस आपको इतना लिख देना है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2025 एग्जाम के लिए। तो चलिए इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था जो कि 2025 के लिए आवश्यक है और 2011 से लेकर के जो 2024 तक पूछा गया था, सभी का हम लोग क्या किया, विस्तार पूर्वक सोल्यूशन कर लिए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।